Prediction of extent of chemical reaction. प्रिडिक्शन ऑफ एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। अच्छा, जब आप लोगों ने केसी, मान लो आपके पास एक रिएक्शन है ए प्लस बी गिव्स सी प्लस डी। मान लिया आपके पास एक रिएक्शन है ए प्लस बी गिव्स सी एंड डी। बेटा वो हेलीकॉप्टर बंद करना जरा, आराम से बंद कीजिए। हाँ, तो थोड़ी सी शांति मिली है ना, शांति आई होगी, अच्छा लगा होगा थोड़ा सा। तो ए प्लस बी गिव्स सी एंड डी। ये आपके पास मान लीजिए रिएक्शन है। इसके लिए आप एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के कैलकुलेट करते थे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी टू द पावर सी या फिर एक्टिव मास ऑफ सी टू द पावर सी, एक्टिव मास ऑफ डी टू द पावर डी डिवाइडेड बाय एक्टिव मास ऑफ ए टू द पावर ए एंड एक्टिव मास ऑफ बी टू द पावर बी। आपने इस तरीके से केसी की वैल्यू कैलकुलेट की थी, याद है। अब यहाँ पे मान लो आपने केसी कैलकुलेट किया किसी पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए। केसी कैलकुलेट करने के बाद ये जो केसी की वैल्यू आई या के इक्विलिब्रियम की वैल्यू आई, पहला केस हो सकता है, मैं केस बना रहा हूँ, इफ़ के इक्विलिब्रियम या केसी इज ग्रेटर देन 10 टू द पावर 3। पहला केस ये हो सकता है। दूसरा केस हो सकता है इफ़ केसी इज लेस देन 10 टू द पावर -3, या तीसरा केस हो सकता है इफ़ केसी इज इन बिटवीन 10 टू द पावर -3 टू 10 टू द पावर 3। ये 3 केसेस होंगे बेटा। पहला केस इफ़ केसी इज ग्रेटर देन 10 टू द पावर 3, यानी कि केसी जो आपने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू कैलकुलेट किया है वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू बहुत बढ़िया है, 1000 से ज़्यादा आ गई। इसका सिंपल सा मतलब ये हुआ कि रिएक्शन बहुत तेज़ी से आगे बढ़ा हुआ है और वो बस कंप्लीट होने के कागार पे था और अचानक से इक्विलिब्रियम आ गया। इस दौरान प्रोडक्ट प्रीडोमिनेट करेगा रिएक्टेंट के ऊपर, या आप कहेंगे प्रोडक्ट, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। याद करो, मैंने आप लोगों को एक ग्राफ बनाया था, अगर थोड़ा सा एक ग्राफ याद हो तो। ये ग्राफ इस तरीके से बनाया था कि मान लो कभी इक्विलिब्रियम आ जाता है, ठीक है, इक्विलिब्रियम आता है, ये रिएक्टेंट था A0, मैं इसको A0 बोलता था, और यहाँ पे क्या था बेटा B0 था, और ये कॉन्सेंट्रेशन था, और ये रहा टाइम। तो मैंने कहा इक्विलिब्रियम में बड़ी तेज़ी से रिएक्शन चलना शुरू किया, चलता गया, और एक टाइम पे रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन चेंज होना बंद हो गया, यही हुआ था। और जैसे जैसे प्रोडक्ट बढ़ता गया और एक टाइम पे प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन का चेंज होना बंद हो गया। तो इस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम आया था। इस पॉइंट पे जब इक्विलिब्रियम आया था तो क्या इस टाइम पे ये रहा आपका प्रोडक्ट और ये रहा आपका रिएक्टेंट, क्या प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन से ज़्यादा दिख रहा है? तो ये पहला केस हो गया जिसमें प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन से ज़्यादा दिख रहा है। इसे आप बोलेंगे प्रोडक्ट प्रीडोमिनेट्स ऑन द रिएक्टेंट, और साथ ही साथ आप ये बोलेंगे कि बस रिएक्शन कंप्लीट ही होने वाला था, रिएक्शन बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ा था और कंप्लीट ही होने वाला था कि अचानक से इक्विलिब्रियम आके सब गड़बड़ कर दिया। और सोचो अगर इक्विलिब्रियम आया नहीं होता तो आप ये पढ़ते भी नहीं। तो यहाँ पे अगर सेकेंड पॉइंट की बात करूँ, इस केस में आप कहेंगे केसी की वैल्यू 0.001 से कम है, 10⁻³ से कम है, तो इसका मतलब रिएक्शन शायद ही स्टार्ट हुआ होगा, या रिएक्शन स्टार्ट भी हुआ हो तो रिएक्टेंट बहुत ही कम अमाउंट में प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ होगा। उस केस में आप कहेंगे कि सर रिएक्टेंट की वैल्यू प्रोडक्ट की वैल्यू से ज़्यादा होगी, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज ग्रेटर देन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। उस केस में क्या कोई ग्राफ बना सकता है, या किसी को याद हो तो बताओ। मैंने आपको बताया था उस केस में आप कहेंगे ये रहा कॉन्सेंट्रेशन, ये रहा टाइम। अब यहाँ पे आपका A0 है और ये रहा आपका B0। टाइम रिएक्शन स्टार्ट हुआ, रिएक्शन जैसे स्टार्ट हुआ रिएक्टेंट का जो रेट है वो क्या होने लगा, कम होने लगा, तो रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन भी कम होने लगे। धीरे धीरे थोड़ा सा ही कम हुआ कि अचानक से क्या आ गया, इक्विलिब्रियम आ गया। और थोड़ा सा प्रोडक्ट बढ़ा कि अचानक से क्या आ गया, इक्विलिब्रियम आया। इस केस में जल्दी से मुझे बताओ, रिएक्टेंट की वैल्यू ज़्यादा है और प्रोडक्ट की वैल्यू क्या है, कम है, तो रिएक्शन बस शुरू हुआ था कि इक्विलिब्रियम आ गया। तो आप कहेंगे कि इस केसेस में बहुत ही रेयर कंडीशन होगा कि रिएक्शन आपका शुरू हुआ होगा, रेयरली रिएक्शन शुरू होता है और इसमें कंप्लीशन की तरफ पहुंच चुका होता है। तो अगला और तीसरा, अगर इन दोनों के बीच में है तो समझ लेना सफिशिएंट अमाउंट में रिएक्टेंट भी प्रेजेंट है और प्रोडक्ट भी प्रेजेंट।
इतने अमाउंट में रिएक्टेंट प्रेजेंट है कि आप उसे नेगलेक्ट नहीं कर सकते हैं, और इतने अमाउंट में प्रोडक्ट भी प्रेजेंट है कि आप उसे नेगलेक्ट नहीं कर सकते हैं। ये सबसे पहला है प्रेडिक्शन ऑफ एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन प्रेडिक्ट करने के लिए आपको बस क्या देखना है, केसी कैलकुलेट करना है। केसी की वैल्यू 10⁻³ से ज़्यादा हो गया तो रिएक्शन बहुत तेज़ी से फॉरवर्ड डायरेक्शन जा रहा है और प्रोसीड यानी कंप्लीट होने की कागार पे पहुंच चुका है। अगर केसी की वैल्यू 10⁻³ से कम है तो रिएक्शन रेयरली शुरू होगा, क्योंकि उस टाइम पे रिएक्टेंट बहुत ज़्यादा है। इन दोनों ग्राफ से आपको पता चल रहा है। तीसरे कंडीशन में अगर केसी की वैल्यू आपने जो कैलकुलेट किया है वो 10⁻³ से लेकर 10⁻³ के बीच में है, तो समझ लेना कि अब आपके पास उस रिएक्शन के अंदर इक्विलिब्रियम आने पर रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट का भी सफिशिएंट अमाउंट है और प्रोडक्ट का भी एप्रिशिएबल अमाउंट है। तो इस केस में एप्रिशिएबल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट एज वेल एज प्रोडक्ट आर प्रेजेंट इन द रिएक्शन और इक्विलिब्रियम। क्लियर है? तो ये रहा आपका प्रेडिक्शन ऑफ एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। इसे अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, फिर डायरेक्शन की बात करते हैं। अच्छा, हर प्रकार की अभी इतनी ताकत है कि 8 घंटे पढ़ा लेता हूँ, बुढ़ापा नहीं आया अभी। प्रेडिक्शन अब तुम लोग 2 घंटे नहीं पढ़ पाते हो, सोचो। जवानी में तुम लोग 2 घंटे नहीं पढ़ पाते, मैं बुढ़ापे में 8 घंटे पढ़ाता हूँ। अच्छा, प्रेडिक्शन ऑफ डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। ध्यान देना बेटा, डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन को प्रेडिक्ट करने वाले हम लोग, यानी कि रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा या बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। आप लोगों से मैंने कल एक क्वेश्चन पूछा था, आईक्यू का फुल फॉर्म क्या था? इंटेलिजेंट कोशेंट। तो कोशेंट का सिंपल सा मतलब होता है कांस्टेंट। आईक्यू का मतलब हुआ इंटेलिजेंट कोशेंट, यानी कि इंटेलिजेंट काउंट करने वाला एक कांस्टेंट। अगर आपका इंटेलिजेंट क्वेश्चन ज़्यादा है दैट मीन्स आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत तेज़ी से काम करता है, आप इंस्टेंट डिसीजन लेते हो। कोई भी क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा आप तुरंत आंसर दोगे। और अगर आपका आईक्यू लेवल कम है दैट मीन्स इंटेलिजेंट क्वोशेंट का आपका कम है, तो आपको प्रोसेसर थोड़ा सा काम धीरे धीरे करेगा। अगर आपसे अभी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप सोचोगे, आधे घंटे के बाद फिर आप आधे घंटे के बाद फिर आंसर दोगे। तो यहाँ पे अगर आपको डायरेक्शन प्रेडिक्ट करना है तो एक नया टर्म मैं इंक्लूड करने वाला हूँ, उसे बोलते हैं रिएक्शन क्वोशेंट, जिसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हेडिंग डालेंगे रिएक्शन क्वोशेंट। रिएक्शन क्वोशेंट को क्यू से रिप्रेजेंट करेंगे बेटा, ध्यान देना, एक बात ज़रा ध्यान से समझने की कोशिश करना। रिएक्शन क्वोशेंट दैट मीन्स क्यू। ये जो क्यू है इसकी वैल्यू अगर कैलकुलेट करना है तो आपको बेसिकली वही वाला रिएक्शन वापस से देखना होगा जो आपने पिछली बार देखा था। रिएक्शन क्या था? AA प्लस BB गिव्स CC प्लस DD। ये आपके पास रिएक्शन है। इस रिएक्शन में अगर मान लीजिए आपको किसी रैंडम टाइम पे, अभी इक्विलिब्रियम नहीं आया है, आपने इक्विलिब्रियम का इंतजार नहीं किया, आप किसी रैंडम टाइम पे रिएक्शन शुरू हुआ और किसी रैंडम टाइम पे आपने एक्टिव मास ऑफ C निकाला, एक्टिव मास ऑफ D निकाला, एक्टिव मास ऑफ A निकाला, एक्टिव मास ऑफ B निकाला और उसका इस फॉर्मूले में पुट कर दिया, एक्टिव मास ऑफ C टू द पावर C, एक्टिव मास ऑफ D टू द पावर D डिवाइडेड बाई एक्टिव मास ऑफ A टू द पावर A, एक्टिव मास ऑफ B टू द पावर B। आपने अभी इक्विलिब्रियम का इंतजार नहीं किया, ध्यान देना, अभी आपने इक्विलिब्रियम का इंतजार नहीं किया और बिना इक्विलिब्रियम आए आपने ABCD की वैल्यू कैलकुलेट की और इस फॉर्मूले में वैल्यू डाल दिया। तो आपके पास जो भी ये फॉर्मूले में वैल्यू निकल के आएगा वो तो एक कांस्टेंट ही होगा। तो वो जो कांस्टेंट होगा उसी कांस्टेंट को हम रिएक्शन कांस्टेंट बोलते हैं या रिएक्शन क्वोशेंट बोलते हैं। ये जो रिएक्शन क्वोशेंट है ये इक्विलिब्रियम पर नहीं है, ध्यान देना, ये इक्विलिब्रियम आने से पहले कैलकुलेट किया गया। एट एनी टाइम, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, एट एनी टाइम हमने इक्विलिब्रियम का इंतजार नहीं किया, किसी भी टाइम पे हमने रिएक्शन कैलकुलेट किया और ये आ गया एट एनी टाइम। लेकिन अगर मैंने इक्विलिब्रियम, अब मैं क्या करता हूँ, थोड़ी देर के लिए इंतजार करता हूँ, इक्विलिब्रियम जब तक नहीं आता तब तक वेट कर लेता हूँ और जब इक्विलिब्रियम आ गया एट इक्विलिब्रियम सेम यही काम मैं फिर से करता हूँ, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C कैलकुलेट करता हूँ, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ D कैलकुलेट करता हूँ, डिवाइडेड बाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B कैलकुलेट करता हूँ, जिसे आप एक्टिव मास भी बोल सकते हो, और इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करता हूँ, C की पावर C, D की पावर D, A की पावर A एंड B की पावर B। इससे हमें जो वैल्यू निकल के आती है बताओ वो क्या आएगी। अभी हम इक्विलिब्रियम पे पहुंच चुके हैं और इक्विलिब्रियम पे हमने ये कैलकुलेशन किया। अब बताओ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यानी कि Kc की वैल्यू आई। अब Q की वैल्यू और Kc की वैल्यू, क्या दोनों का फॉर्मूला आपको देखने में सेम लग रहा है? अंतर क्या है बेटा?
बस इस फॉर्मूले में जो आपने वैल्यू पुट किया है कॉन्सेंट्रेशन ABCD का, वो इक्विलिब्रियम आने से पहले और इक्विलिब्रियम आने के बाद। अब ज़रा समझते हैं, आपको मान लो Kc पता है और आपको Q की वैल्यू आपने कैलकुलेट कर दिया। तो पहला केस ज़रा बताओ, हर एक रिएक्शन अपने आप को कहाँ ले जाने की कोशिश करेगा? इक्विलिब्रियम पे ले जाने की कोशिश करेगा। आपने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc की वैल्यू मान ली कैलकुलेट किया, वो आया 10। ध्यान सुनना, कितना आ गया? 10। मान लो Kc की वैल्यू आपने कैलकुलेट किया, वो वैल्यू कितनी आ गई? 10। फिर आपने Q की वैल्यू कैलकुलेट किया और Q की वैल्यू आ गई मान लो 5। तो क्या Q की वैल्यू कम है या ज़्यादा? कम है। और वो क्या करना चाहेगा? अपनी वैल्यू को बढ़ाना चाहेगा। और Q की वैल्यू को बढ़ाने के लिए उसे फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाना होगा या बैकवर्ड डायरेक्शन में जाना होगा? फॉरवर्ड जाना होगा। इसका सिंपल सा मतलब हुआ कि पहले केस में अगर Q की वैल्यू Kc से कम है तो रिएक्शन चाहेगा Q की वैल्यू को बढ़ाना और Kc के बराबर लेके आना, और जब वो Q की वैल्यू को बढ़ा के Kc के बराबर लाना चाहेगा तो उसे प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ाना पड़ेगा ताकि Q की वैल्यू बढ़ सके। और प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ाने के लिए उसे कौन से डायरेक्शन में जाना होगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। यानी कि आपने Q की वैल्यू कैलकुलेट की और Kc की वैल्यू कैलकुलेट की, Kc की वैल्यू आपको ज़्यादा दिख गई, समझ जाना कि रिएक्शन को अभी किस डायरेक्शन में जाना है? फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाना है। फॉरवर्ड रिएक्शन का मतलब लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट? लेफ्ट टू राइट जा रहा है। ठीक है। दूसरा केस अगर आपने Q की वैल्यू कैलकुलेट की और Kc से बड़ा आ गया, यानी कि अब Q की वैल्यू मान लो 15 आ गई, तो Q क्या चाहेगा? 10 पे आना। 10 पे आने के लिए उसे किस डायरेक्शन में आना होगा? बैकवर्ड डायरेक्शन में आना होगा। और जब वो बैकवर्ड डायरेक्शन में आएगा तभी जा करके वो Kc के बराबर आ पाए, क्योंकि वो बहुत बड़ा हो चुका है, उसे कम करना है अपने आप को। तो उस केस में कौन सा डायरेक्शन जाएगा बेटा? बैकवर्ड रिएक्शन होगा। और बैकवर्ड रिएक्शन हो रहा है तो रिएक्शन लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट? राइट टू लेफ्ट। लेकिन तीसरा केस, अगर मान लो Q की वैल्यू Kc की वैल्यू के बराबर आ गई, उस केस में आप कहेंगे बस Q यही तो चाहता था Kc के बराबर आना, उस डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम ऑलरेडी आ चुका है। तो इसका मतलब ये हो गया इक्विलिब्रियम। फिर से एक बार देखते हैं, प्रिडिक्शन ऑफ डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। किसी भी रिएक्शन का डायरेक्शन पता करने के लिए हमें क्या कैलकुलेट करना होगा? रिएक्शन कोएफिशिएंट Q कैलकुलेट करना होगा, और Kc की वैल्यू रिएक्शन में पहले से क्वेश्चन में दिया होगा। तो अगर रिएक्शन कोएफिशिएंट Q की वैल्यू Kc से कम है, रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन। अगर Q की वैल्यू Kc से ज़्यादा है तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन। और अगर Q की वैल्यू Kc के बराबर है तो रिएक्शन इक्विलिब्रियम में। क्या ये बात क्लियर होगी? कोई दिक्कत नहीं है ना बेटा? गुड। ये हो गया आपका डायरेक्शन ऑफ प्रिडिक्शन ऑफ रिएक्शन। नोट करें इसे। ली सेटेलर प्रिंसिपल। सबर रख बेटा, सबर रख। अब हम लोग क्या करते हैं कि रिएक्शन में थोड़ा सा डिस्टरबेंस क्रिएट करते हैं, और उस डिस्टरबेंस को क्रिएट करने के बाद देखते हैं कि रिएक्शन क्या करता है। उसका मैं एक एक्शन लूँगा तो उसका एक रिएक्शन आएगा। तो सिंपली पहले जो समझा रहा हूँ समझने की कोशिश करना। मेरे पास एक माला है, ठीक है, ये अभी मान लो इक्विलिब्रियम में है, ठीक। मैं इसको ध्यान से सुना, मैं इसको उठा करके अपने राइट साइड में शिफ्ट कर रहा हूँ। मैंने फोर्स किस तरफ लगाया है? राइट साइड। और जैसे मैं इसको छोड़ूंगा ये किधर जाना चाहेगा? लेफ्ट साइड में। यानी कि जिस डायरेक्शन में आप एक्शन दे रहे हैं रिएक्शन उसका अपोज करेगा। तो अगर मान लीजिए मैंने कोई कंसंट्रेशन बढ़ा दिया है तो रिएक्शन क्या चाहेगा? बढ़ा हुआ कंसंट्रेशन कम किया जाए। अगर मैंने प्रेशर बढ़ा दिया तो रिएक्शन क्या चाहेगा? बढ़ा हुआ प्रेशर कम कर दिया जाए। यही तो होगा। या अगर मैंने हीट दे दिया तो रिएक्शन चाहेगा जो भी हीट दिया गया उसको कम किया जाए। यही तो होगा। यानी कि जो भी आप एक्शन ले रहे हैं रिएक्शन उस एक्शन को नलीफाई करने के लिए अपने आप को इधर उधर चेंज करेगा। उसके लिए उसे क्या करना होगा? बस यही पढ़ना है। तो लिखेंगे ली सेटेलर प्रिंसिपल। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल according to principle, if we change some parameter at equilibrium, if we change some parameter at equilibrium,
in any parameter, equilibrium shift in such direction, equilibrium shift in such direction that equilibrium shift in such direction that change in parameter, that change in parameter will be nullify. जो भी आपने पैरामीटर चेंज किया वो क्या हो जाए, ख़त्म हो जाए, विल बी नलीफाई. फिर से बताता हूँ, अगर आपने रिएक्शन में कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट किया है तो रिएक्शन का इक्विलिब्रियम या रिएक्शन चाहेगा कि वो डिस्टर्बेंस ख़त्म हो जाए, और उस डिस्टर्बेंस को ख़त्म करने के लिए उसे उसके अपोजिट डायरेक्शन या किसी डायरेक्शन में मूव करना होगा. जैसे आपके बॉडी में एक हल्का सा कट लग गया तो बॉडी क्या चाहेगी, उस कट को भरा जाए, और धीरे धीरे आपकी बॉडी में वो जो कट लगा था वो भर दिया जाता है. जैसे वुल्वरीन की पावर बोलते हैं. आपके अंदर एक पावर है जिसमें हल्का फुल्का कट अगर बॉडी में लगता है तो बॉडी उसे रिकवर कर लेती है. वो कहीं भी ब्रेन में भी हल्का फुल्का कट लगा होता है तो बॉडी उसके भी रिकवर कर लेती है. दिल में चोट लगता है तो बॉडी धीरे धीरे टाइम के साथ उसको भी रिकवर कर लेती है. सर उसके थोड़ा टाइम लगता है थोड़ा सा. सपोर्ट लेना. अच्छा अच्छा. तो मतलब रिकवर हो जाता है. नेग्लेक्ट लिख दो. ओके. वैसे भी तो आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो इक्विलिब्रियम चाहता है कि उस प्रॉब्लम को किसी तरीके से ख़त्म किया जाए. जो भी तकलीफ़ होती है उसको धीरे धीरे करके ख़त्म किया जाता है. इक्विलिब्रियम बस यही चाहता है, ली सेटल्ड प्रिंसिपल बस यही कह रहा है. ठीक है. जैसे आपका दिल टूटा है, आप रो रहे हो, तो इक्विलिब्रियम चाहेगा कि धीरे धीरे आपके दिल को जोड़ा जाए. फिर आप हर किसी को देख के जब हमारे फिर काले गंजे हो गए. वैसे भी प्यार, इश्क और मोहब्बत कहाँ किसी का पूरा होता है. इसका पहला, दूसरा और तीसरा अक्षर ही अधूरा होता है. तो क्या बात है, क्या बात है. तो इसको थोड़ा सा तो ली सेटलर प्रिंसिपल देखेंगे क्या होगा. अब पहले तो ये हमें पता होना चाहिए कि डिस्टर्बेंस किस तरीके से किया जा सकता है. कौन कौन सा ऐसा तरीका है जिससे हम डिस्टर्बेंस कर सकते हैं. सबसे पहला है चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन. हमने कॉन्सेंट्रेशन को चेंज कर दिया. चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन. अगर हम कॉन्सेंट्रेशन को चेंज करेंगे उसके हिसाब से भी डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाएगा. दूसरा, चेंज इन टेम्परेचर. अगर हमने टेम्परेचर चेंज किया तब भी डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा. तीसरा, चेंज इन प्रेशर और वॉल्यूम. या तो वॉल्यूम या तो प्रेशर चेंज करने पे डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा. चौथा, एडिशन ऑफ इनर्ट गैस. इनर्ट गैस का एडिशन करने पर भी इक्विलिब्रियम में चेंजमेंट आ सकता है. और एडिशन ऑफ कैटलिस्ट. अब कैटलिस्ट ऐड करने पर देखते हैं इक्विलिब्रियम पर क्या इफेक्ट बढ़ता है. ये कुछ इफेक्ट हैं जिनसे हम देखने की कोशिश करेंगे कि आखिर हमने इक्विलिब्रियम को कैसे कैसे चेंज किया. बहुत ही आसान है, आराम से देखेंगे, ध्यान से सुनने की कोशिश करेंगे. इससे पहले कि मैं आपको कुछ भी पढ़ाऊँ, मतलब हालांकि पहला टॉपिक हमारा है कि चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन. पहला है चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन. हम कॉन्सेंट्रेशन का चेंजमेंट करके इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करेंगे और देखेंगे कि आखिर इक्विलिब्रियम किस डायरेक्शन में जाना चाह रहा है. इसको ऐसे समझते हैं. मान लीजिए ये आपका ये मार्कर है और ये मार्कर अभी इक्विलिब्रियम में है. मान लो ये मार्कर है और ये मार्कर अभी इक्विलिब्रियम में है. इसका मतलब ना तो इसका ये रिएक्टेंट है, देखना ध्यान से, मैं रिएक्शन लिख देता हूँ पहले. रिएक्शन आपके पास है AA प्लस BB गिव्स CC प्लस TD. तराजू देखा है बचपन में कभी? तो मान लो ये रहा आपका तराजू. इसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट एग्जैक्टली अभी आपको ऐसे दिख रहे हैं ना. मान लो मैंने रिएक्टेंट की वैल्यू बढ़ा दी तो रिएक्शन क्या चाहेगा, बढ़ा हुआ रिएक्टेंट कम हो जाए. और बढ़ा हुआ रिएक्टेंट कम होने के लिए उसे क्या करना होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाना होगा या बैकवर्ड? फॉरवर्ड जाना होगा. देखो अगर आपने रिएक्टेंट की वैल्यू बढ़ा दी तो रिएक्टेंट की वैल्यू बढ़ाते ही ये नीचे की तरफ आ जाएगा. रिएक्शन चाहेगा कि बढ़ा हुआ रिएक्टेंट
कम हो जाए, और रिएक्टेंट तब कम होगा जब रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। क्लियर हुआ? अगर सोचो मैंने प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ा दी, तो अगर प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ा दी तो प्रोडक्ट रिएक्शन क्या चाहेगा? बढ़ा हुआ प्रोडक्ट कम हो जाए। अब प्रोडक्ट कम कब होगा? जब रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। क्लियर हुआ? अगर आपने रिएक्टेंट की वैल्यू बढ़ाई है तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, अगर आपने प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ाई है तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। सोचो, अगला फिर से पूछ रहा हूँ, अगर मैंने रिएक्टेंट की वैल्यू कम कर दी, अगर मैंने रिएक्टेंट की वैल्यू कम कर दी तो रिएक्शन क्या चाहेगा? उसे बढ़ाना। और रिएक्शन रिएक्टेंट की वैल्यू बढ़ाने के लिए रिएक्शन को किस डायरेक्शन में जाना होगा? बैकवर्ड। अगर मैंने प्रोडक्ट की वैल्यू कम कर दी तो रिएक्शन कौन से डायरेक्शन में जाएगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो अब आपको क्लियर हो गया कि अगर हमने कॉन्सेंट्रेशन का चेंजमेंट किया है तो रिएक्शन कौन से डायरेक्शन में जाएगा। तो फटाफट बताना, अगर मैंने कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अगर मैंने इंक्रीज कर दिया, बताओ रिएक्शन कौन से डायरेक्शन में जाएगा? बेटा रिएक्शन कौन से डायरेक्शन में जाएगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन। अगर मैंने कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की वैल्यू को कम कर दिया, बताओ रिएक्शन कौन से डायरेक्शन में जाएगा? बैकवर्ड। अगर मैंने प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन, अगर मैंने प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दिया, अब बताओ रिएक्शन कौन से डायरेक्शन में जाएगा? प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दिया, रिएक्शन कौन से डायरेक्शन में जाएगा? बैकवर्ड। और अगर मैंने प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन कम कर दिया, अब बताओ बेटा रिएक्शन कौन से डायरेक्शन में जाएगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन। चलो आप लोग अटेंडेंस दे लो, फिर देखेंगे। अब है चेंज इन टेम्परेचर। देखना बेटा, अगर मैं टेम्परेचर का चेंज कर रहा हूँ तो रिएक्शन को पहले ध्यान से सुन लो, अभी लिखेगा नहीं कोई, मैं पूरा टाइम दूंगा लिखने के लिए। अगर मैंने टेम्परेचर का चेंजमेंट किया है तो रिएक्शन दो तरीके का होता है, एक एक्जोथर्मिक और एक, तो सोचो अगर एक्जोथर्मिक रिएक्शन है, फॉर एक्जोथर्मिक रिएक्शन, तो मैंने आपको एक्जोथर्मिक के लिए बताया था ना कि जब दो पार्टिकल एक दूसरे के पास आते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है, वो प्रोसेस एक्जोथर्मिक होता है। तो मान लो हमने एक रिएक्शन लिखा A2 + B2 गिव्स 2AB, यही हुआ। मैंने लिखा A2 + B2 गिव्स 2AB, और उस दौरान आपने कहा कि सर हीट रिलीज हुई होगी, तभी तो ये प्रोसेस एक्जोथर्मिक हुआ। अगर हीट रिलीज नहीं होती तो ये प्रोसेस एक्जोथर्मिक नहीं हुआ होता। फिर से समझना, अगर हीट रिलीज हो रही है और आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया, आपने टेम्परेचर बढ़ाया, जाने अनजाने में आपने क्या बढ़ाया है? हीट। और अगर हीट बढ़ाया तो क्या आपने प्रोडक्ट बढ़ाया या रिएक्टेंट बढ़ाया? प्रोडक्ट। रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाना चाहेगा? बैकवर्ड या फॉरवर्ड? फॉरवर्ड। बैकवर्ड। क्यों? क्योंकि आपने प्रोडक्ट बढ़ा दिया तो इधर वैल्यू बढ़ गई, तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगा? बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। तो अब इस केस में अगर आपने टेम्परेचर की वैल्यू बढ़ा दिया, टेम्परेचर की वैल्यू आपने बढ़ा दिया तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। और अगर आपने इस कंडीशन पे टेम्परेचर की वैल्यू कम कर दिया तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। लेकिन अगर मैं एक्जोथर्मिक के बजाय एंडोथर्मिक की बात करूं, फॉर एंडोथर्मिक, तो क्या मैं यही रिएक्शन पलट दूं बेटा? अगर मैं ये रिएक्शन पलट देता हूं तो एंडोथर्मिक आ जाएगा। जैसे अब मैं लिख सकता हूं कि 2AB गिव्स A2 + B2, ऐसा हो गया। और अब यहाँ पे मुझे 2AB के साथ साथ क्या लिखना था? हीट। 2AB + हीट गिव्स A2 + B2। आपने कहा सर ये रिएक्शन एंडोथर्मिक है, मैं मान गया। अब इस एंडोथर्मिक रिएक्शन में ध्यान से बताओ, इस एंडोथर्मिक रिएक्शन में अगर आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो जाने अनजाने में आपने क्या बढ़ाया? रिएक्टेंट। और अगर आपने रिएक्टेंट बढ़ाया तो रिएक्शन कौन से डायरेक्शन में जाएगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन गया फॉरवर्ड। और अगर आपने टेम्परेचर को कम कर दिया तो रिएक्शन कौन से डायरेक्शन में गया? बैकवर्ड चला जाएगा। तो क्या ये बात क्लियर हो गई? तो अब आपको ये क्लियर हो गया कि रिएक्शन कब फॉरवर्ड जाएगा और कब बैकवर्ड जाएगा। तो दो इफेक्ट हमने अभी आपको बता दिए, कौन कौन सा? इफ चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन और चेंज इन टेम्परेचर। अब हम किसके बारे में डिस्कशन करेंगे? चेंज इन प्रेशर के बारे में। ध्यान देना, यही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, सबसे मुश्किल है ये, चेंज इन प्रेशर।
अगर आप प्रेशर का चेंजमेंट कर रहे हो, अगर आपने प्रेशर का चेंजमेंट किया है तो पहले तो आप देखें प्रेशर होता क्या है। याद करो, क्या मैंने कभी पी वी इक्वल्स टू एन आर टी बताया था, हाँ या ना। तो इसका मतलब हो गया, अगर P इक्वल्स टू एन बाई वी आर टी लिख सकता हूँ। R कांस्टेंट है और टेम्परेचर अगर कांस्टेंट रहे तो क्या P इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन बाई वी, हाँ या ना। यानी कि अगर नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम बढ़ा दिया, अगर वॉल्यूम को 1 कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। अगर नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम बढ़ गया तो क्या प्रेशर बढ़ जाएगा, हाँ या ना। तो आपने कहा प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर प्रेशर बढ़ा दिया तो नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम बढ़ जाएंगे। अब सोचना, अगर आपने प्रेशर बढ़ा दिया तो नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम बढ़ गया, हाँ या ना। तो रिएक्शन क्या चाहेगा, बढ़ा हुआ नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम कम हो जाए। अब उसे 2 डायरेक्शन में जाना है, एक डायरेक्शन में नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा हैं और एक डायरेक्शन में नंबर ऑफ मोल्स कम। तो वो किस डायरेक्शन में जाना चाहेगा, जिधर नंबर ऑफ मोल्स कम है। क्यों, क्योंकि आपने नंबर ऑफ मोल्स को बढ़ाया है, तो रिएक्शन चाहेगा उधर जाना जिधर नंबर ऑफ मोल्स कम है। अब इसको ऐसे समझेंगे, मैंने यहाँ पे प्रेशर बढ़ा दिया, मैंने क्या किया, प्रेशर बढ़ा दिया, तो आप कहेंगे रिएक्शन मूव्स टूवर्ड लेसर नंबर ऑफ मोल्स आर प्रेजेंट। क्यों, क्योंकि प्रेशर बढ़ाने से क्या बढ़ गया, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम बढ़ गया। आपने कहा प्रेशर बढ़ाते ही n बाई वी की वैल्यू क्या हो गई, बढ़ गई। अब रिएक्शन चाहेगा उस डायरेक्शन में जाना जिधर n बाई वी की वैल्यू कम है, यानी कि रिएक्शन मूव्स टूवर्ड, रिएक्शन नहीं, बैकवर्ड फॉरवर्ड यहाँ नहीं बोल सकते। क्यों, क्योंकि कभी हो सकता है बैकवर्ड में नंबर ऑफ मोल्स कम हो सकता है फॉरवर्ड में नंबर ऑफ मोल्स कम है, इसलिए हम बैकवर्ड फॉरवर्ड नहीं बोल सकते। लेकिन हम क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं कि किधर नंबर ऑफ मोल्स कम है और किधर नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा है। अगर आपने n बाई वी की वैल्यू बढ़ा दी, जाने अनजाने में आपने n बढ़ा दिया, तो रिएक्शन चाहेगा बढ़ा हुआ n कम हो जाए, तो उधर मूव करेगा जिधर नंबर ऑफ मोल्स कम है। तो रिएक्शन मूव्स टूवर्ड लेसर नंबर ऑफ मोल्स आर प्रेजेंट, लेसर नंबर ऑफ मोल्स आर प्रेजेंट। अब अगली बात, अगर मैंने प्रेशर को बढ़ाने के बजाय कम कर दिया, अब बताओ प्रेशर मैंने क्या कर दिया बेटा, कम कर दिया, तो जाने अनजाने मैंने n बाई वी की वैल्यू क्या कर दी, कम कर दी। अब रिएक्शन किधर जाना चाहेगा, जिधर नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा होंगे। रिएक्शन मूव्स टूवर्ड्स हाँ हायर नंबर ऑफ मोल्स आर प्रेजेंट। तो इसको अपनी कॉपी में फटाक से नोट करेंगे, फिर इस पर 1-2 एग्जाम्पल करेंगे, देन आगे बढ़ेंगे। फिर से एक बार बताओ, फिर से, इससे पहले कि मैं इसको इरेज करूं, सारी चीज़ें एक बार फटाफट बता दो। आपने टेम्परेचर कंसंट्रेशन पहले चेंज किया, अगर आपने कंसंट्रेशन चेंज किया तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में मूव करना चाहेगा जिधर जो कंसंट्रेशन आपने कम किया वो बढ़ जाए, और अगर कंसंट्रेशन बढ़ाया है तो वो कम हो जाए। तो अगर आपने रिएक्टेंट की वैल्यू बढ़ा दी तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, प्रोडक्ट रिएक्टेंट की वैल्यू कम कर दी तो रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा, प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ा दी तो रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा, प्रोडक्ट की वैल्यू कम कर दी तो रिएक्शन। टेम्परेचर बढ़ाना है तो आपको ये देखना होगा कि एक्जोथर्मिक प्रोसेस है या एंडोथर्मिक प्रोसेस। एक्जोथर्मिक प्रोसेस में रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाएगा, देखो एक्जोथर्मिक प्रोसेस में रिएक्शन अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा, अगर आपने टेम्परेचर कम कर दिया तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा। एंडोथर्मिक केस में अगर आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा और टेम्परेचर कम कर दिया तो रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा। प्रेशर चेंज करने की बात कर रहे हो तो प्रेशर अगर आपने चेंज किया तो जाने अनजाने में नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम चेंज किया है, और अगर आपने नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम बढ़ाया है तो रिएक्शन कम करना चाहेगा, और कम किया है तो रिएक्शन बढ़ाना चाहेगा। उसी हिसाब से रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाएगा जिधर नंबर ऑफ मोल ज़्यादा या कम है। क्या बात क्लियर हुई, फटाफट नोट कीजिए। नोट कर लिया बेटा, इरेज करूं,
अभी तक हम लोगों ने चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन पढ़ लिया, चेंज इन टेम्परेचर पढ़ लिया, चेंज इन प्रेशर पढ़ लिया। अब हमारा अगला टास्क है एडिशन ऑफ इनर्ट गैस। अब जब इनर्ट गैस का एडिशन करेंगे, पहले ध्यान से बच्चों समझ लेना, बहुत ही ये थोड़ा सा मुश्किल होता है, एडिशन ऑफ इनर्ट गैस। इनर्ट गैस का ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि आपको हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, सिर्फ यही बात कर। इनर्ट गैस का सिंपल सा मतलब है जो किसी के साथ रिएक्शन ना करे। जैसे मान लीजिए PCl5 का रिएक्शन चल रहा है या अमोनिया का रिएक्शन चल रहा है, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन आपस में रिएक्शन करके अमोनिया बना रहे हैं और आपने उसमें PCl5 डाल दिया, तो PCl5 अमोनिया से रिएक्शन नहीं करेगा, तो वो उसके लिए क्या है, इनर्ट है। तो कोई ज़रूरी नहीं कि एक किसी दूसरे के लिए इनर्ट है तो वो सबके लिए इनर्ट हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। जैसे पानी में आप नींबू का रस आराम से निचोड़ सकते हैं, लेकिन अब नींबू का रस और पानी एक दूसरे से रिएक्शन नहीं करते, लेकिन वही नींबू का रस किस में, दूध में डालोगे तो रिएक्शन कर लेगा। तो दूध के लिए तो वो इनर्ट नहीं है, वो रिएक्टिव है, बट पानी के लिए वो इनर्ट है। तो सिंपल ऐसे, कोई ज़रूरी नहीं है कि हर कोई हर किसी के साथ, जैसे मैं आपके साथ अच्छा हूँ तो ऐसा ज़रूरी नहीं मैं हर बैच में हर किसी के साथ अच्छा हूँ। आप मेरे लिए अच्छे हो तो इसका ये मतलब नहीं आप सबके लिए अच्छे हो। तो इनर्ट और रिएक्टिव का मतलब सिंपल से हुआ, इनर्ट का मतलब हुआ कि अगर, बेटा आराम से जाना है, रिकॉर्डिंग बंद है, घोड़ा बन के जा आ गया। तो इनर्ट का सिंपल सा मतलब ये हुआ कि कोई रिएक्शन ना करे, बस सिंपल। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो एक के साथ रिएक्शन कर रहा है तो दूसरे के साथ भी करेगा। तो अगर मैं यहाँ पे इनर्ट गैस की बात कर रहा हूँ तो ऐसे देखेंगे, एक बलून है मान लो, उस बलून में आपने थोड़ा सा हवा भरा तो बलून थोड़ा फूला, थोड़ा और हवा भर दोगे तो थोड़ा सा और फूल जाएगा, थोड़ा और हवा भर दोगे थोड़ा और फूल जाएगा। तो क्या बलून का जो वॉल्यूम है वो किस बात पे डिपेंड करता है कि आपने उसमें कितनी हवा भरी है। ऐसा क्यों हुआ कि नंबर ऑफ मोल्स बढ़ा दिया, ज़्यादा हवा भर दिया तो बलून ज़्यादा फूल गया? क्योंकि एक्सटर्नल जो प्रेशर है ना बेटा वो कांस्टेंट है। एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर है वो क्या है, कांस्टेंट है। तो अंदर आपने हवा भर दिया तो अंदर का प्रेशर बढ़ गया, लेकिन बाहर का प्रेशर तो वही रहा। सोचो अगर ये बाहर का प्रेशर है, ये अंदर का प्रेशर है, अंदर का प्रेशर बढ़ा दूंगा तो ये बाहर की तरफ भागेगा। तो इस तरीके से बलून फूलता चला गया और तब तक भागेगा जब तक कि प्रेशर मेंटेन नहीं होता। जैसे प्रेशर मेंटेन हो गया बलून वहीं पे रुक जाएगा, ना उसके बाद आगे बढ़ेगा ना कम होगा। अंदर का प्रेशर आपने कम कर दिया, बलून क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। तो ऐसा हो रहा है। तो जब आपने इनर्ट गैस की बात की है तो बलून वाला मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, एट कांस्टेंट प्रेशर, पहले समझेंगे। तो एडिशन ऑफ गैस सबसे पहला होगा एट कांस्टेंट प्रेशर। मैं इस इनर्ट गैस का एडिशन कांस्टेंट प्रेशर पे करता हूँ। इसके दो पार्ट बनेंगे, एक कांस्टेंट प्रेशर और एक कांस्टेंट वॉल्यूम। तो एट कांस्टेंट प्रेशर, अगर मैंने गैस ऐड किया है कांस्टेंट प्रेशर पे तो क्या नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा बढ़े हैं? अच्छा, कांस्टेंट प्रेशर यानी कि एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट है और बलून में आप हवा ज़्यादा भर दोगे तो क्या होगा, बलून फूल जाएगा, बलून फूल जाएगा ना। तो आपने कहा क्या उसका वॉल्यूम बढ़ गया, हाँ या ना? कांस्टेंट प्रेशर पे आपने नंबर ऑफ मोल्स ऐड किया यानी कि गैस ऐड किया तो उसकी वजह से वॉल्यूम क्या हो गया, बढ़ गया। अब वॉल्यूम बढ़ने की वजह से N/V क्या हो गया, कम हो गया। N/V कम हो गया यानी कि नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम कम हो गया। रिएक्शन क्या चाहेगा कि नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम बढ़ जाए, तो किस डायरेक्शन में जाएगा, जिधर हायर नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट है। ओके, थैंक यू। तो रिएक्शन उस डायरेक्शन मूव करेगा जिधर हायर नंबर ऑफ मोल्स। तो आप कहेंगे रिएक्शन मूव्स टूवर्ड हायर नंबर ऑफ मोल्स आर प्रेजेंट, हायर नंबर ऑफ मोल्स आर प्रेजेंट। आपने कहा ठीक है, ये समझ में आ गया। सोचो अगर दूसरा कंडीशन, अगर मैंने एट कांस्टेंट वॉल्यूम, हमने एट कांस्टेंट वॉल्यूम इनर्ट गैस का एडिशन किया। क्या इनर्ट गैस का एडिशन किया, किसका, इनर्ट गैस का एडिशन किया और वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट है। तो ये जो नंबर ऑफ मोल्स है वो रिएक्टिव वाला है, क्या वो बदल जाएगा या वही रहेगा? वही रहेगा, क्योंकि जो मोल आपने ऐड किया है
जो मोल आपने ऐड किया है उस मोल की ऐड करने की वजह से, वॉल्यूम तो कांस्टेंट है, वॉल्यूम में कोई चेंजमेंट नहीं हुआ, और जो मोल आपने ऐड किया वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, तो उस मोल का हमसे कोई मतलब नहीं है। और उस केस में क्या होगा, आपने कहा सर जैसे नंबर ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम पे हमने नंबर ऑफ मोल्स बढ़ाया, टोटल प्रेशर तो बढ़ जाएगा, टोटल प्रेशर इंक्रीज कर जाएगा, लेकिन पार्शियल प्रेशर पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि एन भी वही है और वी भी वही है। पार्शियल प्रेशर बट पार्शियल प्रेशर सेम रहेगा। और अगर पार्शियल प्रेशर सेम है तो क्या कोई भी इफेक्ट इसके ऊपर आएगा? क्या रिएक्शन फॉरवर्ड या बैकवर्ड किसी भी डायरेक्शन में जाएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि कोई इफेक्ट नहीं आया, नो चेंज, नो इफेक्ट। तो फिर से एक बार देखना, अगर आपने इनर्ट गैस का एडिशन कांस्टेंट प्रेशर पे किया है तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाएगा जिधर हायर नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट होंगे, और अगर आपने कांस्टेंट वॉल्यूम पे किया है तो कोई भी चेंजमेंट नहीं आएगा, देयर आर नो इफेक्ट, नो चेंज, इक्विलिब्रियम किसी भी डायरेक्शन में शिफ्ट नहीं होगा। अब सबसे आखिरी वाला जो पोर्शन है उसके बारे में डिस्कशन करते हैं, वो क्या है बेटा? एडिशन ऑफ कैटलिस्ट। एडिशन ऑफ कैटलिस्ट, हाँ बेटा, कैटलिस्ट के एडिशन के बारे में डिस्कशन करेंगे। अच्छा, कैटलिस्ट आप लोगों को ये बात पहले बताई जा चुकी है कि कैटलिस्ट का काम रिएक्शन के रेट को अल्टर करना है। अल्टर करने का मतलब बढ़ाना भी हो सकता है और घटाना भी हो सकता है। अगर आपने पॉजिटिव कैटलिस्ट डाला है तो रिएक्शन का रेट बढ़ जाएगा, लेकिन अगर आपने नेगेटिव कैटलिस्ट डाला है तो रिएक्शन का रेट कम हो जाएगा। तो ज़्यादातर बच्चों के दिमाग में गलतफहमी रहती है कि कैटलिस्ट हमेशा रिएक्शन के रेट को बढ़ाता है, बट क्या ये बात सही है? नहीं। रिएक्शन का रेट बढ़ भी सकता है, घट भी कर सकता है, डिपेंड करता है कि जो भी आपने कैटलिस्ट यूज किया है उसका नेचर कैसा है। पॉजिटिव कैटलिस्ट रिएक्शन के रेट को बढ़ाएगा, नेगेटिव कैटलिस्ट रिएक्शन के रेट को कम करेगा, यानी कि कैटलिस्ट रिएक्शन के रेट को बस अल्टर करता है, बढ़ाना या घटाना कैटलिस्ट के नेचर पे डिपेंड करता है। क्या ये बात क्लियर हुई? कोई दिक्कत तो नहीं है? अब आओ सोचते हैं कि मान लो मैंने कैटलिस्ट ऐड कर दिया, इक्विलिब्रियम से पहले अगर ऐड किया तो क्या होगा, और इक्विलिब्रियम आने के बाद अगर ऐड किया है तो क्या होगा। तो अगर मैंने इक्विलिब्रियम आने से पहले ऐड कर दिया, बिफोर इक्विलिब्रियम, बिफोर अटेंडिंग इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम अटेंड करने से पहले, अगर मैंने इक्विलिब्रियम अटेंड करने से पहले इसमें कैटलिस्ट डाल दिया है तो क्या होगा, ज़रा देखते हैं। ध्यान से सुनना बेटा, मैंने जो कैटलिस्ट डाला है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो मैंने अभी ये नहीं बोला कि मैंने कौन सा कैटलिस्ट डाला, बस पॉजिटिव भी डाल सकता हूँ, नेगेटिव भी डाल सकता हूँ, ठीक है। तो मान लो आपने कैटलिस्ट डाल दिया, पहले तो बिना कैटलिस्ट का देख लेते हैं। बिना कैटलिस्ट में रिएक्शन का फॉरवर्ड ये रेट है ना, और ये क्या है? टाइम। याद करो, अगर किसी को मैंने ग्राफ बताया था रेट वर्सेस टाइम में, अगर थोड़ा बहुत याद हो किसी को, तो धीरे धीरे फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा, और बैकवर्ड क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा, और एक पॉइंट आएगा जब दोनों आकर के सेम हो जाएंगे। ये देखो, ये कौन सा रिएक्शन का रेट है? ये फॉरवर्ड और ये बैकवर्ड, और ये दोनों आकर के यहाँ पे मिल गए। अब आपका फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड, ये विदाउट कैटलिस्ट। कैसा है? विदाउट कैटलिस्ट, यानी कि ये यहाँ पे आके मिल रहा है विदाउट कैटलिस्ट। सोचो अगर आपने पॉजिटिव कैटलिस्ट डाला तो क्या रिएक्शन का रेट बढ़ा देगा, है ना? तो रिएक्शन का रेट बढ़ाने का मतलब ये बहुत तेज़ी से डाउन होगा रिएक्टेंट, हाँ या ना, और प्रोडक्ट बड़ी तेज़ी से बढ़ने लगेगा। तो जब रिएक्शन का रेट बढ़ा तो आपने क्या किया? बड़ी तेज़ी से ये डाउन हुआ और ये बड़ी तेज़ी से अप हुआ, लेकिन भैया दोनों जिस पॉइंट पे जा कर के मिल रहे हैं ना बेटा, वो अभी भी वही पॉइंट है जहाँ पे पहले था, बट थोड़ा सा टाइम क्या हो गया? पहले इक्विलिब्रियम का टाइम ये था टी इक्विलिब्रियम, अभी टी डैश आ गया, यानी कि इक्विलिब्रियम का टाइम थोड़ा सा कम हो गया। बाकी जिस पोजीशन पे वो मिला था, क्या वो पोजीशन चेंज हुआ? इक्विलिब्रियम पे जितना कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का बनना था, क्या उतना ही बना? रिएक्शन पर इक्विलिब्रियम पर जितना रेट होना था उतना ही हुआ, बशर्ते टाइम कम लगा। लेकिन सोचो अगर आपने नेगेटिव कैटलिस्ट डाला होता तो बताओ क्या होता? वो थोड़ा और स्लो कर देता ना, वो थोड़ा सा और स्लो कर देता, और स्लो करके कहीं यहाँ पे जाके मिलता, वो थोड़ा और स्लो कर देता। देखो,
अगर उसने और स्लो कर दिया तो रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम पोजीशन आएगा वो बहुत दूर जाके आएगा। तो क्या उसने और ज़्यादा टाइम लगा दिया बेटा? यस सर। तो जब उसने और ज़्यादा टाइम लगा दिया तो ये वाला जो पॉइंट आपको दिख रहा है कि आपने कहा कि टाइम उसने टी डबल डैश कर दिया, यानी कि टाइम बढ़ा दिया। तो अगर कभी भी, लेकिन टाइम बढ़ाने के बावजूद भी जो कंडीशन था इक्विलिब्रियम का वो वही रहा, बशर्ते टाइम कहीं ज़्यादा लगता है कभी कम। तो अगर आपने इक्विलिब्रियम से पहले, सोचो इक्विलिब्रियम से पहले कैटलिस्ट डाल दिया है तो डिपेंड करता है, अगर आपने पॉजिटिव कैटलिस्ट डाल दिया है तो टाइम कम लगेगा लेकिन इक्विलिब्रियम उतने पे आएगा जितने पे आना था। और अगर इक्विलिब्रियम, अगर आपने नेगेटिव कैटलिस्ट डाल दिया है तो टाइम ज़्यादा लगेगा लेकिन इक्विलिब्रियम वहीं पे आएगा जहाँ पे आना था। और सोचो एक बार इक्विलिब्रियम आ गया, अगर एक बार इक्विलिब्रियम आ गया उसके बाद आपने कैटलिस्ट डाला, कैटलिस्ट का काम होता है रिएक्शन के रेट को बढ़ाना या तो घटाना। चलो हम पॉजिटिव कैटलिस्ट डाल दे रहे हैं, तो जैसे कैटलिस्ट आपने डाला रिएक्शन अंदर इक्विलिब्रियम है, यानी कि फॉरवर्ड डायरेक्शन का रेट और बैकवर्ड डायरेक्शन का रेट दोनों बराबर चल रहा है। जैसे आपने कैटलिस्ट डाल दिया, जैसे आपने कैटलिस्ट डाला, कैटलिस्ट को ये तो नहीं बताया ना कि रिएक्शन के रेट को बढ़ाना था, आपको पता है कि कैटलिस्ट का काम रिएक्शन के रेट को बढ़ाना है। जैसे वो कैटलिस्ट जंप किया रिएक्शन के अंदर, सिंपल समझो, कैटलिस्ट का काम क्या है, आपने पॉजिटिव कैटलिस्ट डाल दिया तो पॉजिटिव कैटलिस्ट का काम क्या है, रिएक्शन के रेट को बढ़ाना। जैसे आपने रिएक्शन के अंदर कैटलिस्ट डाला, रिएक्शन के अंदर जैसे कैटलिस्ट पहुंचा उसने देखा यार दो रेट चल रहे हैं, फॉरवर्ड रेट भी चल रहा है और बैकवर्ड रेट चल रहा है, तो क्या करेगा, दोनों को बढ़ा देगा। और अगर उसने दोनों को बढ़ा दिया सेम रेट से तो अभी भी फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट और बैकवर्ड रिएक्शन का रेट बराबर चल रहा है, तो क्या इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा? बिल्कुल भी नहीं। तो इक्विलिब्रियम पर अगर आपने कैटलिस्ट डाला है तो कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा, लेकिन अगर इक्विलिब्रियम से पहले कैटलिस्ट डाल दिया तो बस इक्विलिब्रियम पर इफेक्ट नहीं आएगा, बट उसका टाइम कम या ज़्यादा हो सकता है, डिपेंड करता है कि कौन सा कैटलिस्ट डाला है। ये बताओ कौन सा कैटलिस्ट है विद नेगेटिव, ये है विद नेगेटिव कैटलिस्ट। ये क्या है बेटा, विदाउट कैटलिस्ट, विदाउट कैटलिस्ट। और ये कौन सा है, ये वाला विद पॉजिटिव कैटलिस्ट। तो इस तरीके से हम लोगों ने लीस एटेलियर प्रिंसिपल कंप्लीट किया। लीस एटेलियर प्रिंसिपल में हमने क्या क्या देखा बेटा, अगर हम कॉन्सेंट्रेशन चेंज करेंगे तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा, रिएक्टेंट का अमाउंट बढ़ा देंगे तो इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, रिएक्टेंट का अमाउंट कम कर देंगे इक्विलिब्रियम बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, प्रोडक्ट का अमाउंट बढ़ा देंगे इक्विलिब्रियम बैकवर्ड शिफ्ट होगा, प्रोडक्ट का अमाउंट कम कर देंगे इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड शिफ्ट होगा। अगर मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो एक्सोथर्मिक में टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो रिएक्शन बैकवर्ड शिफ्ट होगा, एंडोथर्मिक में टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो रिएक्शन फॉरवर्ड शिफ्ट होगा। प्रेशर चेंज करूंगा तो डिपेंड करता है, प्रेशर अगर बढ़ाऊंगा तो नंबर ऑफ मोल्स बढ़ जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम बढ़ गए तो रिएक्शन चाहेगा बढ़ा हुआ नंबर ऑफ मोल्स कम कर दिया जाए, तो उस हिसाब से उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। अगर इनर्ट गैस का आपने एडिशन किया है तो डिपेंड करता है कि आपने किस पर एडिशन किया, कांस्टेंट प्रेशर पे अगर आपने ऐड किया तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाएगा जिधर हायर नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट है, लेकिन अगर आपने कांस्टेंट वॉल्यूम पे ऐड किया है तो कोई चेंजमेंट नहीं आएगा। कैटलिस्ट अगर आपने डाला है तो इक्विलिब्रियम आने से पहले डाला है तो इक्विलिब्रियम पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बस टाइम कम या ज़्यादा हो सकता है। एक बार इक्विलिब्रियम आ गया तो कोई इफेक्ट नहीं होगा। एट इक्विलिब्रियम या आफ्टर इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम अगर आपने कैटलिस्ट डाला है तो क्या होगा, नो इफेक्ट। फटाक से अपनी कॉपी में से नोट करेंगे, फिर इस पर कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और आज का लेक्चर खत्म करेंगे। नोट कर लिया? हाँ, हटाओ। ये क्वेश्चन है आपका, पहला क्वेश्चन इस पर। मान लीजिए आपके पास PCl5 है और वो टूट रहा है PCl3 प्लस Cl2 में। ध्यान से सुनना बेटा, क्या ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है या एंडोथर्मिक रिएक्शन, बस इतना बताओ। एंडोथर्मिक है, क्यों? डिकम्पोज हो रहा है, ठीक है। अब मैं आपसे क्वेश्चन यहाँ पे मैं लिखूंगा और आप बताओगे फॉरवर्ड या बैकवर्ड। मैंने कहा मैंने PCl5 का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कर दिया, बताओ रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगा, फॉरवर्ड या बैकवर्ड? मैंने PCl5 का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दिया, रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा। मैंने PCl3 का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दिया, रिएक्शन बैकवर्ड। मैंने Cl2 का कॉन्सेंट्रेशन कम कर दिया, रिएक्शन फॉरवर्ड।
अब मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया, टेम्परेचर बढ़ा दिया, रिएक्शन आपको पता है कौन सा प्रोसेस, एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक है यानी कि प्लस हीट होना चाहिए, यही ना। तो आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो रिएक्शन फॉरवर्ड, और अगर आपने टेम्परेचर कम कर दिया बैकवर्ड। सोचो अगर आपने प्रेशर बढ़ाया तो प्रेशर बढ़ाने पे जाने अनजाने में नंबर ऑफ मोल्स बढ़ा दिया, तो नंबर ऑफ मोल्स बढ़ा दिया तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाएगा जिधर नंबर ऑफ मोल्स कम है। अब किधर, फॉरवर्ड में सिर्फ 1 मोल है, मतलब बैकवर्ड में सिर्फ 1 मोल है, फॉरवर्ड में 2 मोल बन रहे, तो किधर जाएगा वो, बैकवर्ड जाएगा। ओके, अब आप में इनर्ट गैस ऐड करो, एडिशन ऑफ हीलियम एट कांस्टेंट वॉल्यूम, बताओ, नो इफेक्ट। फिर से एडिशन ऑफ हीलियम एट कांस्टेंट प्रेशर, बताओ बेटा, अगर मैंने कांस्टेंट प्रेशर पे हीलियम ऐड किया तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगा, हायर नंबर ऑफ मोल्स किधर है, फॉरवर्ड, ठीक है ना। तो ये रहा आपका क्वेश्चन, और इसमें आपने सारी बातें बहुत ही आराम से बता दी। एक क्वेश्चन और करेंगे और एक बेसिक सा सवाल, ये बेसिक सा सवाल क्वेश्चन है कि मान लो एक इंडस्ट्री वाला, एक कंपनी वाला है जो अमोनिया बनाता है, अमोनिया बनाने की एक कंपनी है, वो हैबर प्रोसेस फॉलो करता है अमोनिया बनाने के लिए। अब वो चाहता है कि मैक्सिमम यील्ड बने, मैक्सिमम यील्ड का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा अमोनिया बने और मेहनत कम करना पड़े। तो कम मेहनत में ज़्यादा अमोनिया कब बनेगा, जब रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा या बैकवर्ड। अब पहले तो आप देख लो कि हैबर प्रोसेस क्या होता है, N2 + 3H2 गिव्स 2 मोल्स ऑफ अमोनिया। अब जरा देखना बेटा, क्या ये प्रोसेस एक्जोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है, एक्जोथर्मिक, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल आपस में जुड़ रहे हैं और अमोनिया बाहर निकल रहा है, तो एक प्रोसेस क्या हो गया, एक्जोथर्मिक। ये बात आपको पता चल गई, तो आपने लिख दिया ना प्रोसेस एक्जोथर्मिक है, प्लस हीट लिख देता हूँ। मैं चाहता हूँ जो कंपनी का मालिक है वो चाहता है कि मैक्सिमम यील्ड हो, तो फॉर मैक्सिमम यील्ड का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा क्या बने, अमोनिया बने, तो रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाना पड़ेगा या बैकवर्ड डायरेक्शन में, तो आपको वो कंडीशन चाहिए जिससे रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा सकता है। तो बताओ कौन सा, टेम्परेचर ज़्यादा होना चाहिए या कम होना चाहिए, टेम्परेचर बताओ। अगर मैंने टेम्परेचर को बढ़ा दिया तो रिएक्शन कौन से डायरेक्शन में जाएगा, पक्का। अगर मैंने टेम्परेचर को बढ़ा दिया तो रिएक्शन कौन से डायरेक्शन में जाएगा, बैकवर्ड जाएगा, तो रिएक्शन आपका बैकवर्ड जाएगा। और अगर आपने टेम्परेचर को कम कर दिया बेटा तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगा, फॉरवर्ड जाएगा। चलो अगर मैंने प्रेशर को बढ़ा दिया तो प्रेशर बढ़ाने पे मैंने नंबर ऑफ मोल्स बढ़ा दिए हैं, तो रिएक्शन किस डायरेक्शन जाएगा, जिधर नंबर ऑफ मोल्स कम है, तो किधर जाएगा, फॉरवर्ड जाएगा, फॉरवर्ड जाएगा। अगर मैंने प्रेशर को कम कर दिया तो रिएक्शन किधर जाएगा बेटा, बैकवर्ड जाएगा, बैकवर्ड जाएगा। अगर मैंने वॉल्यूम कम कर दिया, सुनो, अगर मैंने वॉल्यूम कम कर दिया तो जाने अनजाने में मैंने क्या बढ़ा दिया, प्रेशर बढ़ा दिया, और प्रेशर बढ़ा दिया तो रिएक्शन कौन से डायरेक्शन में जाएगा, फॉरवर्ड। ओके, और अगर मैंने वॉल्यूम बढ़ा दिया तो जाने अनजाने में मैंने प्रेशर को कम कर दिया और रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा। तो अगर मालिक चाहता है कि उसका फॉरवर्ड डायरेक्शन में ज़्यादा रिएक्शन जाए तो उसे क्या कंडीशन रखनी चाहिए, उसे रखना चाहिए टेम्परेचर कम से कम, टेम्परेचर कैसा होना चाहिए, मिनिमम, प्रेशर कैसा होना चाहिए, मैक्सिमम, ज़्यादा से ज़्यादा, और वॉल्यूम कैसा होना चाहिए, कम से कम। यानी कि एक तो छोटे कंटेनर में रिएक्शन कराओ, किस में कराओ, छोटे कंटेनर में रिएक्शन कराओ, प्रेशर ज़्यादा रखो और टेम्परेचर कम रखो। तो मैक्सिमम यील्ड के लिए कंडीशन कितना है, फॉर मैक्सिमम यील्ड, मैक्सिमम यील्ड के लिए बताना जरा कंडीशन क्या है, प्रेशर कैसा होना चाहिए, पहले टेम्परेचर बताओ, मिनिमम होना चाहिए या मैक्सिमम, टेम्परेचर मिनिमम होना चाहिए, और प्रेशर क्या होना चाहिए, प्रेशर होना चाहिए मैक्सिमम, और वॉल्यूम क्या होना चाहिए, लेसर या मिनिमम। तो हाई टेम्परेचर, देखो सॉरी, हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर पे ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करे। क्या बात क्लियर होगी,
कोई दिक्कत तो नहीं। अब इस टाइप का कोई क्वेश्चन आएगा कि मान लो कोई रिएक्शन दे दिया और पूछा कि इस रिएक्शन का मैक्सिमम यील्ड किस कंडीशन पर होगा, तो आप टेम्परेचर और प्रेशर बता दोगे कि हाई टेम्परेचर या लो प्रेशर या लो टेम्परेचर या हाई प्रेशर। क्लियर है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। गुड, इसको नोट करेंगे।